बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मायोसिस को डिस्कस करेंगे। औलाद किस तरह से माँ बाप से मुख्तलिफ दिखती है, या बहन भाई आपस में किस तरह से मुख्तलिफ दिखते हैं, या अक्सर औक़ात हमने देखा कि बच्चों की शक्ल उनके दादा दादी या नाना नानी से मिल रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तमाम मायोसिस की वजह से है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सिर्फ और सिर्फ गैमीटोजेनेसिस इन एनिमल्स, यानी जब गैमीट्स ने बनना है, जब स्पर्म ने बनना है, एग ने बनना है, और स्पोरोजेनेसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जब स्पोर्स की फॉर्मेशन होनी है, सेक्सुअल स्पोर्स की। एसेक्सुअल होते हैं, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। सेक्सुअल स्पोर्स की जब फॉर्मेशन होनी है तो मायोसिस ने होना है। मायोसिस को समझने के लिए हम इसे आसान स्केच में ढालेंगे कि एक मेरे पास फर्ज कर लें 46 क्रोमोसोम वाला सेल है। 46 क्रोमोसोम वाले सेल की डिवीजन हुई तो 23 क्रोमोसोम वाले दो सेल बन गए। अब ये जो 23 वाले हैं ये फिर डिवाइड हुए तो इन्होंने दो अपने जैसे सेल बना दिए। इसमें ऐड मैं करता हूं कि ये जो 46 क्रोमोसोम वाला सेल था, आप देख सकते हैं ये डिप्लॉयड था। जब पहली डिवीजन हुई और क्रोमोसोम हाफ रह गए डॉटर सेल्स के अंदर, तो ये सेल बन गए हैप्लॉयड। यानी एक डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड हुआ तो इसने सबसे पहली स्टेज में दो हैप्लॉयड सेल बनाए। अब हर हैप्लॉयड सेल से सेम उसकी कॉपीज बनी और अल्टीमेटली एक डिप्लॉयड सेल से एंड पे देखें तो हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल बन गए। मैंने आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट इस यूनिट के शुरू में बता दिया था। तो यानी जब डिप्लॉयड सेल एक डिवाइड होता है मायोसिस के जरिए तो 4 हैप्लॉयड सेल बना देता है। अब इन दो स्टेजेस में डिफरेंस क्या है? तो पहली जो 46 से जहां पे 23 वाले, या डिप्लॉयड से जहां पे हैप्लॉयड वाले सेल बने, वो मायोसिस 1 कहलाती है। ये एक रिडक्शन डिवीजन है, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में हाफ रह जाता है। और ये जो दूसरे वाला है जिसमें मायोसिस 2 हमने नाम दिया, ये मायोसिस 2 में आप देख सकते हैं 4 हैप्लॉयड सेल जिसमें बने। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जिस तरह माइटोसिस में सेम कॉपी बनती थी, यहां पे इन हैप्लॉयड सेल्स की सेम कॉपी कुदरत बना रही है। इस चीज को हम मायोसिस 2 कहते हैं। तो पता ये चला कि मायोसिस की कुल मिला के 2 स्टेजेस हैं। मायोसिस 1 जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और मायोसिस 2 जिसे हम जस्ट लाइक माइटोसिस स्टेज कहते हैं। यानी हमने पढ़ा ये कि एक डिप्लॉयड सेल कुछ यूं डिवाइड हो कि 4 हैप्लॉयड सेल बनाए जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यही फार्मूला लगता है स्पोरोजेनेसिस में भी और गैमीटोजेनेसिस में भी। यही वजह है कि 46 क्रोमोसोम वाले जो सेल हैं इंसान के, जब डिवाइड होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में, तो जो स्पर्म या एग बनता है वो 23 क्रोमोसोम वाला बनता है। इसी से कुदरत नस्लों के अंदर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखती है। अब इसका दूसरा रूप देखते हैं। मैंने इसका एक और स्केच बनाया कि ये हमारे पास क्रोमोसोम की जोड़ी मौजूद है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। होमोलोगस क्रोमोसोम के केस में हमने ये देखा था कि एक कॉपी आती है माँ की तरफ से, एक कॉपी आती है बाप की तरफ से, यानी एक फीमेल की तरफ से और एक मेल की तरफ से। जाइगोट में जब वो इकट्ठे होते हैं तो होमोलोगस पेयर बन जाता है, और उसी पेयर से डिवीजन होके हमारी बॉडी के सारे डिप्लॉयड सेल। तो ये एक सिंपल डिप्लॉयड सेल है। इस डिप्लॉयड सेल के बारे में याद रखिएगा कि इसमें जो कॉपीज मौजूद हैं वो होमोलोगस पेयर की कॉपीज हैं। एक मदर से आई है, एक फादर से आई है। अच्छा, जब अब पहली मायोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन होती है तो देखें 2 मुख्तलिफ जो सेल बने डॉटर सेल, उनमें से हर एक में एक कॉपी चली गई। और फिर जब मायोसिस 2 हुई तो आप देख सकते हैं बिल्कुल माइटोसिस की तरह का अमल हुआ, यानी इन्हें जुदा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुदरत ने। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन को क्लियर करती है डायग्राम कि हमारे पास मायोसिस में बेसिकली क्रोमोसोम्स की डिवीजन्स कुछ यूं होती हैं। बुक में इस तरह से इसे एलेबोरेट नहीं किया गया।
तो पता ये चला, मैं फिर से बोले देता हूं कि मायोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। अब मायोसिस के बारे में याद रखिएगा, जैसा कि हमने जिक्र किया कि मायोसिस 1 है और मायोसिस 2 है, इसकी 2 जो टाइप्स हैं। मायोसिस 1 की आगे फर्दर जो टाइप्स हैं, पमेट 1 का फार्मूला आपने याद रखना है, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टीलोफेज, लेकिन 1। इसी तरह 2 के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन कौन सा नंबर 2। तो अभी हम पहले सबसे जो मायोसिस 1 है उसे शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मायोसिस 1 में जो स्टेजेस हैं वो क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और ये टोटली अलग स्ट्रक्चर है, टोटली अलग मामला है इसका माइटोसिस से। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, ये सारी की सारी अलग हैं टोटली माइटोसिस से। इसमें कुदरत ने कमाल के जो हैं वो शाहकार दिखाने हैं। देखिएगा होगा क्या। सबसे पहले मैंने मायोसिस 1 की एक स्टेज लिखी है जो प्रोफेज 1 है, लॉन्गेस्ट फेज है, बहुत लंबी फेज होती है और टोटली जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट होती है माइटोसिस से। अच्छा जी, प्रोफेज 1 की 5 फर्दर स्टेजेस हैं, जिसे लजप डीडी का मैंने निमोनिक बनाया या फार्मूला बनाया जिससे याद रख सकते हैं। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकिटीन, D फॉर डिप्लोटीन और आखिरी जो D है ये डायाकाइनेसिस को शो कर रहा है। पांचों स्टेजेस एक तरतीब के साथ इस फार्मूला के साथ आपको याद हो जाएंगी। मैंने लॉन्गेस्ट फेज का वर्ड भी लिख दिया ताकि एमसीक्यूज आपका रॉन्ग ना हो। अच्छा जी, अब ये प्रोलॉन्ग या लॉन्गेस्ट फेज है और इसमें एक अहम बात याद रखिएगा, मायोसिस 1 के अंदर जो इंटरफेज होती है उसमें G2 फेज एब्सेंट होती है। आप इसकी तफसीलात में मत जाएं प्लीज, मैं बार बार यही बात वैसे भी समझाता हूं डिस्कशंस में कि इंफॉर्मेशन को काबू करने के लिए उतना लें जितना हमारा MCAT का पेपर कंफ्यूज ना हो, उतना लें जितने ऑप्शन हम सारे के सारे ठीक कर लें। ये ना हो कि हम बहुत ज्यादा नॉलेज में जाएं और सही चीज को भी हम शक की निगाह से देखें और गलत कर दें। तो बस इतनी सी बात रखें कि मायोसिस 1 में जो G2 फेज है वो टोटली क्या है, एब्सेंट है। इसमें G1 भी होती है, S भी होती है। मैं मायोसिस 1 की बात कर रहा हूं, 2 की कंडीशन कुछ और है, आगे आने वाले टाइम में बताता हूं। तो यहां पे जो हमारे पास G2 है वो टोटली क्या है, एब्सेंट है। अच्छा जी, अब हम इन स्टेजेस की तरफ चलते हैं जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रही है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकिटीन और फिर डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। मैंने इन्हें अलग-अलग बनाया है ताकि एक एक लफ्ज जो है आपका वो क्लियर होता जाए। सबसे पहले आपके पास है लेप्टोटीन। अच्छा जी, लेप्टोटीन जो है ये वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, जिसका मतलब है थिन थ्रेड। और याद रखिएगा इसमें कंडेंसेशन ऑफ जो क्रोमाटिन मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन होती है और हमारे पास यूं थिन थ्रेड्स बन जाते हैं। इन थिन थ्रेड्स को हम नाम देते हैं किस चीज का, क्रोमोसोम का। यानी इसमें क्रोमाटिन मटेरियल शॉर्ट होता है और कंडेंस हो जाता है और हमारे पास थिक क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इसमें याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अभी ऊपर है और न्यूक्लियोलस भी अभी मौजूद है। सिर्फ जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो थिन थ्रेड्स बना देता है जिन्हें क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है। दूसरी स्टेज जिसे हमने जाइगोटीन कहा, जाइगोटीन भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पेयर्ड थ्रेड। होता क्या है कि हमारे पास इस हालत में लेप्टोटीन में क्रोमोसोम आ चुके हैं, अब ये आपस में पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, खास पॉइंट पे जुड़ते हैं जहां पे इनके पेयर बने। ये जहां पे मेरी फिंगर है, जहां पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, एक खास पॉइंट पे, ये स्पेसिफिक नहीं होता लेकिन एक खास पॉइंट पे जब ये जुड़ जाते हैं आपस में, जिस तरह ये दो आपके पास फर्स्ट कर लें क्रोमोसोम्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, नॉन सिस्टर हैं, तो ये आपस में एक सिंगल पॉइंट पे जुड़ गए। जहां पे इन्होंने जुड़ के ये पेयर बनाया, इस जगह को या इस अमल को हम साइनेप्सिस कहते हैं, यानी पेयरिंग हो गई। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा जो पेयर बन चुका हुआ है, इसे हम बाइवैलेंट 2 क्रोमोसोम्स की वजह से या टेट्रेड यानी 4 इसमें क्रोमाटिड हैं इसकी वजह से इसे टेट्रेड कह देते हैं। नेक्स्ट आप देखें
पैकिटीन आ जाती है। पैकिटीन भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थिक थ्रेड, मोटा थ्रेड बन जाएगा। लेप्टोटीन थिन थ्रेड था, ये थिक थ्रेड है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाती, पहली लाइन पैकिटीन की, साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है। एक नए पॉइंट पे ये मैंने निशानदही भी की है, क्याज़मेटा या क्याज़मा फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, जरा मेरी फिंगर्स को देखिएगा प्लीज। यूं दो स्टैंड्स हैं, आपस में ओवरलैप, यूं घुट के जब भी डाल लेते हैं ओवरलैपिंग हो जाती है। अब इस ओवरलैपिंग को हम क्याज़मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। यही वो जगह है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होनी है, यानी ये अलग क्रोमोसोम का बाजू, ये अलग क्रोमोसोम का बाजू, ये आपस में यूं लिपटे और इन्होंने क्या किया, जरा देखिएगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया, आपस में एक दूसरे के हिस्से अदला बदली कर लिए। ये जो रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, इसे हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। यही वजह है कि बहनें बहनों से मुख्तलिफ होती हैं, भाई भाइयों से हूबहू नहीं मिलते, थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है क्योंकि जीन्स तो एक ही माँ बाप से आए हैं, लेकिन ये जो वेरिएबिलिटी है ये इसी की बुनियाद पे होती है। इस चीज को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर जिस अमल में होती है वो क्या है, पैकिटीन है। अच्छा, याद रखिएगा कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट स्टेजेस हैं, लेकिन पैकिटीन एक लंबी स्टेज है जो कि किताब में लिखा है हफ्तों तक, दिनों तक और सालों तक हो सकती है। तो यहां तक हमारे पास क्याज़मा फॉर्मेशन भी हो चुकी है, और यहां पे एक अहम तरीन आपने बात याद रखनी है, क्रॉसिंग ओवर का अमल भी हो चुका। अब आगे डिप्लोटीन याद रखनी है। अच्छा, जो दोनों डी है ना, इनके लिए आपने एक सादा सा वर्ड याद रखना है, डी से दफा दूर, डी से डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। इसमें क्रोमोसोम की जुदाई का वक्त है, बहुत हो गया विसाल, अब वक्ते जुदाई है। होगा क्या, डिप्लोटीन का मतलब है टू थ्रेड। पहले हमें क्रोमोसोम ना आपस में गुच्चू मुच्चू होके दिखाई दे रहे थे, अब इनकी सेपरेशन दिखाई देगी। अब शादी को 10-12 साल हो चुके हैं, लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, तो ये अब आपस में सेपरेट होना शुरू करेंगे, रिपेल करना शुरू करेंगे, अवे जाना शुरू करेंगे। अच्छा, जब ये अवे जा रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा जिस्म दूर हो गए हैं, दिल अभी भी मिले हुए हैं, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और ये पॉइंट कौन सा होता है, क्याज़मेटा वाला पॉइंट। यहां पे ये लाजमी तौर पे मिले होते हैं। हमारी बुक में उसने साइनेप्सिस पे भी इन्हें मिला के रखा है, हम इसे फॉलो करेंगे। ओरिजिनल बाद में जो रिसर्च हुई किताब छपने के बाद, उसे हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस यहीं से बनने हैं। तो बात ये हुई कि यहां पे क्या हुआ, क्याज़मेटा पे ये जुड़ा रहा, वैसे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल, और हमें सेपरेट दो जो थ्रेड्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए। अब इसके बाद आखिरी चीज डायाकाइनेसिस, इसका मतलब होता है थ्रू मूवमेंट, यानी मूव होना शुरू हो गए हैं, शदीद दफा दूर होना शुरू हो गए हैं। इधर यार आप सिंपल समझ लें कि इस डी से है दफा और इस डी से है दफा दूर, मतलब मजीद रिपेल होना शुरू हो गए हैं। इतने ज्यादा रिपेल हो जाएंगे कि हमें ये बहुत ज्यादा एक वक्फे वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन याद रखिएगा दिल इधर भी मिले हुए हैं, यानी वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्याज़मेटा वो मिला हुआ है। वो आगे आने वाली स्टेज जो है एनाफेज 1, उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर होंगे उनकी वजह से डिटैच होगा, यहां तक डिटैचमेंट नहीं होती। अब इसका एक अहम पॉइंट सुने, यहां तक क्रोमोसोम की कंडेंसेशन अंत तक पहुंच चुकी होती है, इंतहा तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन इसके बाद कुछ और अवामिल भी होते हैं। न्यूक्लियोलस देखें, मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि उस वक्त समझा सकूं, गायब हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, गायब हो जाती है, और हमारे पास ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ये जो एक हमारे पास टेट्रेड है या बाईवेलेंट है, ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या जी, डायाकाइनेसिस। अच्छा, यहां तक उम्मीद है आपको प्रोफेज 1 समझ आ चुकी होगी। अभी हम मायोसिस की मुकम्मल एनिमेशन देखेंगे और उसके बाद जो मायोसिस की नेक्स्ट स्टेजेस हैं उन्हें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। मायोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 में सबसे पहली स्टेज लेप्टोटीन है, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल थिन थ्रेड्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है और सेंट्रोमियर से ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। दूसरी स्टेज है जाइगोटीन, जिसमें पेयरिंग होती है यानी साइनेप्सिस हो जाती है और एक पॉइंट पे ये जुड़ जाते हैं।
तीसरी स्टेज यानी पैकेटिन है। पैकेटिन में आप देख सकते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर हुई है, यानी रिकम्बिनेशन हुई है। किस किस के दरमियान? रिकम्बिनेशन हुई है दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान। अब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान जब रिकम्बिनेशन हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेजेस इसकी डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस इधर शो नहीं हुई, वो होती हैं। फिर हम अगली स्टेज में चले जाते हैं। ये प्रोफेज़ 1 का एंड है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, न्यूक्लियोलस गायब हुआ। अब अगली स्टेज यानी कि मेटाफेज़ 1 आती है। इसमें अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है क्रोमोसोम के साथ और ये अलाइन होते हैं मेटाफेज़ प्लेट पे या इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर हो चुकी है। अब अगली स्टेज इनकी शुरू हो गई यहाँ पे एनाफेज़ 1 की, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग-अलग अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। जब ये अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एनाफेज़ ख़त्म हो जाती है। अब इससे अगली स्टेज जो है वो टीलोफेज़ 1 और साइटोकाइनेसिस की है कि यही क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन मटेरियल में बदल के अलग-अलग न्यूक्लियस बनाते हैं और दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। अब मायोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस है। इसमें वो अगेन जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। ये क्रोमोसोम्स जो हैं जिस तरह माइटोसिस में अमल हुआ था वैसे ही अलहदा होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो पेयर हैं, अलग अलग हुए, अपने पोल्स पे गए, इन्होंने जाके अब स्पिंडल फाइबर जो है वो आगे की ये अटैचमेंट हुई। अब बिल्कुल वैसे ही अलहदगी हो जाएगी सिस्टर क्रोमाटिड्स की जिस तरह माइटोसिस के अंदर हुआ था। और यहाँ पे पूरे का पूरा अमल जो है वो मेटाफेज़ 2 वाला सेम है जो माइटोसिस का हुआ। अलाइनमेंट हुई इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर, मेटाफेज़ प्लेट के ऊपर। अब एनाफेज़ 2 का अमल होगा, ये आप देख सकते हैं अलहदगी हो रही है और ये अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह फिर आगे जब ये पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो टीलोफेज़ 2 का अमल होगा। ये डीकंडेंस होके अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएंगे और इस तरह साइटोकाइनेसिस 2 होगी और हमारे पास 1 से 4 हैप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल जन्म ले लेंगे। ये प्रोसेस है मायोसिस का। आप लोगों ने एनिमेशन में मायोसिस का मुकम्मल प्रोसेस देखा। हम लोगों ने एनिमेशन देखने से पहले मायोसिस की पहली स्टेज यानी कि प्रोफेज़ 1 को मुकम्मल तौर पे देखा। प्रोफेज़ 1 के एंड पे आपको मैंने बताया कि क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पे कंडेंस हो चुके थे। साइनेप्सिस के ज़रिए एक पॉइंट पे जुड़ के क्याज़मेटा फॉर्मेशन भी बना दी थी और क्रॉसिंग ओवर का अमल भी हो चुका था। और एंड पे मैंने कहा कि न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा, मैंने आपको ये कहा कि डायाकाइनेसिस के एंड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है, लेकिन बुक में अगर आप मेटाफेज़ 1 की पहली लाइन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि उसने पहली लाइन में लिखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव्ड, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है जब क्या होता है, मेटाफेज़ 1 का अमल शुरू होता है। अच्छा, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेटाफेज़ 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है जो आपस में क्याज़मेटा बनाए हुए हैं, जिनके दरमियान क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, वो अपने आप को मेटाफेज़ प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं और साथ में इनके अटैच हो चुके होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज़ 1 के बाद आप देखेंगे एनाफेज़ 1 आती है, मोस्ट क्रिटिकल फेज। जी अगेन इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि माइटोसिस में था कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमाटिड अलहदा होते थे, यहाँ पे आप देखें क्रोमोसोम पूरे के पूरे अलहदा हो रहे हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो जोड़ा जो आपस में क्रॉसिंग ओवर के लिए जुड़ा हुआ है वो अलहदा हो रहा है। अब इस प्रोसेस के अंदर आप बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को समझ लेंगे कि जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अलहदा कर रहे हैं दोनों क्रोमोसोम्स को, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जब ये अलहदा होके अपने पोल्स पे चले गए, एनाफेज़ 1 भी ख़त्म हो जाती है।
फिर टीलोफेज 1 आती है। इसमें मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कि रिवर्स होता है प्रोफेज का, यानी कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन मटेरियल में बदल जाते हैं और 2 मुकम्मल हमारे पास न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब यहां तक मायोसिस 1 का प्रोसेस हो गया ख़त्म। ये रिडक्शन डिवीजन थी, यानी हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर एक एक करके 2 कॉपीज में चले गए, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बन गए। अब इससे अगली स्टेज जो है वो मायोसिस 2 की है, जो जस्ट लाइक माइटोसिस है। अब एक पॉइंट इसमें एमसीक्यूज का याद रखिएगा कि मायोसिस 2 की इंटरफेज में एस फेज एब्सेंट होती है। बुक में लाइन में एस फेज का वर्ड नहीं लिखा हुआ, आप जब गौर करेंगे पहले पैराग्राफ जो 2 लाइनों का है उसके एंड पे लिखा हुआ है रेप्लिकेशन एब्सेंट होती है, यानी क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करते, इसमें डबल नहीं होते। हमने पहले ही रिड्यूस करने हैं, सेम कॉपी बनानी, तो इसमें डबलिंग नहीं होती, एस फेज टोटली एब्सेंट होती है। एमसीक्यूज याद रखना है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, एनिमेशन इधर एक आपको छोटी सी दी, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल माइटोसिस जैसा अमल हुआ, जिसके अंदर क्या मामला हो रहा है कि हमारे पास उधर ही न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल फिर से कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बने, और बिल्कुल जिस तरह माइटोसिस में प्रोसेस हो रहा था वैसे ही सेंट्रियोल 1 से 2 होके अपने अपने पोल्स की तरफ गए और उन्होंने अटैच होके क्रोमोसोम से उन्हें अलहदा किया, और फाइनली हमारे पास जिस तरह शुरू में बात हुई थी कि एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बन गए। दिस इज मायोसिस। अच्छा, अब मायोसिस की हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है? याद रखिएगा मायोसिस बड़ा अहम प्रोसेस है 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये विरासत में आने वाले क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखता है, नस्लों में क्रोमोसोम मेंटेन रखते हैं, और दूसरे नंबर पे इसका ये काम है, ये वेरिएशंस पैदा करता है, क्रॉसिंग ओवर के जरिए नई नई वैरायटीज़ पैदा करवाना इसी का काम है। तो यहाँ तक आप लोगों के पास जो अहम तरीन मामला आया वो ये आया कि मायोसिस जो है एक तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा इसके अंदर जो मेन काम है वो ये है कि ये हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर और वेरिएशन दोनों को आपस में कोरिलेट करके लेके चलता है। अच्छा जी, यहां तक मायोसिस की सिग्निफिकेंस हो गई। यूएचएस ने जो आपको सिलेबस दिया है उसमें उसने यही कहा है कि मायोसिस कंप्लीट और इसकी सिग्निफिकेंस, यानी इसका जो फायदा है। मायोटिक एरर्स को उसने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, लेकिन इसे आप रिलेटेड टॉपिक पे लेंगे और लाजमी तौर पे इसे याद करेंगे, पूरे के पूरे को याद करेंगे। मैं इसे सरसरी तौर पे बोल देता हूं, आपने याद पूरा करना है। और मैं आज के लेक्चर के रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो भी आपको आपके ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा। कुछ जो मायोटिक एरर्स के बारे में टर्मिनोलॉजीज हैं जो टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, या इसके प्रॉपर सिलेबस में होने की वजह से इस कंटेंट को हम सिलेबस से आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे बहुत लंबे टाइम के लिए डिस्कस भी नहीं कर सकते। मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप उसे पढ़ के याद कर सकें। अच्छा जी, एनाफेज 1 और 2 दोनों की बात होती है, लेकिन ज़्यादातर एनाफेज 1 में अगर मुकम्मल तौर पे क्रोमोसोम अलहदा ना हो सकें, किसी की तरफ ज़्यादा हिस्सा चला जाए, किसी की तरफ कम हिस्सा चला जाए, तो इस चीज़ को हम मायोटिक एरर या नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अब इसकी 3 एग्जाम्पल इधर दी हुई हैं। एक डाउन सिंड्रोम है, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और एक टर्नर सिंड्रोम है। डाउन जो सिंड्रोम है इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। MD का वर्ड याद रखना है, M से मंगोलिज्म, D से डाउन सिंड्रोम। मैं स्पीड से इस वजह से जा रहा हूं ताकि इसे हम गो थ्रू एक दफ़ा कर लें। अच्छा जी, ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। ऐसे क्रोमोसोम जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम हों, यानी X और Y और X और X के अलावा हों, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और X और Y जो है इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें अगर नॉन डिसजंक्शन आए, उनमें भी खास किस्में 21st पेयर के अंदर, तो इसे हम नाम देते हैं डाउन सिंड्रोम का। ये रिलेटेड होती है माँ की एज के साथ, यानी मदर की तरफ से जो एग आना है बेसिकली ये उसके अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हुई होती है। फादर की तरफ से आने वाले स्पर्म में कोई खराबी नहीं होती इस डिजीज के अंदर। तो एक एक्स्ट्रा जो है वो क्रोमोसोम आता है 2n+1। मैं जो आपको नोट्स भेजूंगा उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी मौजूद है, गौर से देख लीजिएगा। अच्छा जी, डाउन सिंड्रोम के अंदर सिम्टम्स वगैरह आप देखेंगे, उसके बाद आपके पास है
क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में एक अलहदा एक्स्ट्रा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम आता है, जिस तरह XXY XXXY इस तरह की कंडीशन है। आपने एक चीज़, आप इस बात पे शायद हंसेंगे, लेकिन एक चीज़ टेक्निकली याद रखनी, के से खुसरा, के से क्लाइनफेल्टर, बेसिकली ये फिजिकली दिखने में मेल होते हैं। तो खुसरा वर्ड मैंने जो है वो यूज़ किया इस वजह से ताकि आपको याद रहे कि खुसरा मेल टाइप फीलिंग जो है इस लफ्ज़ से आ रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। इसमें X0 है, यानी आधी जनानी है आधी फीमेल है। X0 का क्या मतलब है कि हाफ X क्रोमोसोम है ही नहीं, तो ये खुसरी है। याद रखना है आपने, इसे फन में नहीं लेना, आपने याद रखने के लिए याद रखना है। ये खुसरी है, दिखने में फिजिकली फीमेल दिखती है। अब क्योंकि ये दोनों बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं एमसीक्यूज में, इस वजह से मैंने ये कहा मोनोसोमी कंडीशन है। ये भी आप नोट्स में पढ़ सकेंगे कि मोनोसोमी, डाइसोमी, ट्राइसोमी क्या कंडीशंस हैं। अच्छा जी, टर्नर के बाद आपको एक टेबल नजर आएगा। इस टेबल को भी याद करना है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपकी बुक वाला ही टेबल। इसे आपने वर्टिकली याद करना है। तो एक बंदा डॉन है, वो पटाने लगा है एडवर्ड को भी और टर्नर को भी, तो याद रखना है डाउन पटाऊ एडवर्ड टर्नर MKJ। डाउन पटाऊ एडवर्ड टर्नर MKJ। फिर दूसरे खाने में इनका जेंडर क्या होगा, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, मेल मेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, मेल मेल। इसी तरह आगे आपने वर्टिकली जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें क्रैम कर लेना है, फिंगर टिप्स पे आपने गिन के उसका आंसर करना है। ठीक होगी बात जी। आखिरी टॉपिक इसका, ये भी क्योंकि टॉपिक शामिल नहीं UHS में लेकिन करना है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अगर सेल अपनी मर्जी से मरे, AP नाल आपे, अपनी मर्जी से AP से एपोप्टोसिस, यानी सेल डेथ बाय सुसाइड, या जो अपने ही सेल हैं वो मार दें सुपारी लेके, तो इस चीज को हम नाम देते हैं किस चीज का, एपोप्टोसिस का। इसके अंदर जो है वो सेल श्रिंक होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं जिन्हें बाद अज़ां जो है वो फैगोसाइटोसिस के जरिए खत्म कर दिया जाता है। और एक्सीडेंटल सेल डेथ जो है उसे नेक्रोसिस का नाम दिया जाता है। नेक्रोसिस में जो है सेल जब ये खत्म होता है तो ये डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है जो नेबरिंग सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। थारोली बमा एक्सरसाइज आपने ये चीज देखनी है। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। UHS के सिलेबस को तो करना ही करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जिनमें से अगर एग्जैक्ट MCQs नहीं तो कोई ना कोई ऑप्शन आ जाता है। इसे आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।